नमस्कार दोस्तों, संस्कार स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आज हम मित्रों मनोविज्ञान के बारे में बात करेंगे, मनोविज्ञान के विषय में पढ़ेंगे और उस मनोविज्ञान के विषय में पाठ रहेगा आज का हमारा टॉपिक अधिगम। तो स्टार्ट करते हैं मित्रों। अधिगम यहाँ से चाहे आपके रीट का एग्जाम हो, चाहे सेकंड ग्रेड का एग्जाम हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हो, कोई सा भी एनीवन एग्जाम हो, यहाँ से प्रश्न हमेशा पुटअप होता है। ठीक है, तो इस अधिगम को अंग्रेजी में लिखा जाता है लर्निंग से, और लर्निंग का जो तात्पर्य होता है, अर्थ होता है, वो होता है सीखना। अर्थ क्या होता है इसका? सीखना। किस प्रकार से एक बालक ज्ञान को ग्रहण करता है, किस प्रकार से वो सीखता है, उसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। इस अधिगम की परिभाषा यदि हम पढ़े तो बड़ी परिभाषा होती है, लेकिन आज हम आपके सामने शॉर्ट रूप में, जो आप कहते हो कि सर ट्रिक्स के माध्यम से भी होना चाहिए, ऐसा कभी भूले नहीं, वो भी हम आपको बताएंगे। पहले परिभाषा इसकी पढ़े तो एक मानसिक प्रोसेस अधिगम को बताया गया है, मन का प्रोसेस इसको बताया गया है। इसमें जो बालक होता है वो अपने जो भी अनुभव होते हैं उनको ग्रहण करता है और अपने जो बिहेव, अपने व्यवहार में क्या कर लेता है, वो परिवर्तन कर लेता है। ये जो परिवर्तन होता है वो मैच्योरिटी के साथ साथ होता है, परिपक्वता के साथ साथ होता है, और वो ज्ञान को ग्रहण करता है। तो इसी रूप में हम यदि पढ़ें तो हम देखिए एक छोटी सी लाइन आपके सामने पेश कर रहे हैं, जिसको आप लोगों को ध्यान से देखना है। मैंने कुछ भी नहीं लिखा, मैंने एक छोटी लाइन लिखी है कि एम पे मैंने एक छोटी लाइन लिखी, और सारी की सारी कोटेशन डेफिनेशंस आपके सामने ये लिखी आपको मिल जाएगी और आप लोगों को अच्छे से याद भी हो जाएगा। तो देखिए अधिगम की परिभाषा यदि हम पढ़े तो एम का मतलब मेंटल प्रोसेस। ठीक है, एम, इसके बाद पी आया तो प्रोसेस हो गया। इसके बाद ये लिखा है ई का मतलब होता है एक्सपीरियंस, अनुभव, और बी का मतलब बिहेवियर होता है। तो यहाँ पे ये हम क्या लिखेंगे इसकी परिभाषा? अधिगम एक मानसिक प्रोसेस है, मानसिक प्रक्रिया है। अधिगम एक मानसिक प्रक्रिया है, मानसिक प्रक्रिया है। मानसिक प्रक्रिया हो गई जो या जिसमें व्यक्ति किस ओर बढ़ेगा? मैच्योरिटी की ओर बढ़ेगा, यानी परिपक्वता की ओर जाएगा, जिसमें व्यक्ति परिपक्वता की ओर जाता है तथा अपने अनुभवों का लाभ उठा के, देखिए अनुभवों का लाभ उठाकर अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है, अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है, परिवर्तन करता है। इसे ही अधिगम कहा जाता है, इसे ही अधिगम कहा जाता है। ओके, यहाँ तक बात हमारी पूरी होती है। तो देखिए हम इस एम पे का मतलब यहाँ पे पढ़े, अधिगम एक मानसिक प्रोसेस, अंडरलाइन कर रहा हूँ, पूरा समझ में आ जाएगा आप लोगों की। अधिगम एक मेंटल प्रोसेस, देन पी का मतलब मैच्योरिटी, परिपक्वता। ठीक है,
ई का मीन्स होता है एक्सपीरियंस, तो यहाँ मैंने अनुभव भी लिखा है, और बी का मतलब बिहेवियर यानी व्यवहार। बी का मतलब बिहेवियर, तो यहाँ पे ये 4 शब्द मैं आपको लिख रहा हूँ, एम पी ई और बी। मेंटल, पी परिपक्वता लिखते हैं, इसको मैच्योरिटी लिखते हैं। ई एक्सपीरियंस होता है, और बी का मतलब बिहेवियर होता है। ठीक है, तो ये 3 वर्ड आप लोगों को याद रखने हैं, ज्यादा नहीं। मेंटल प्रोसेस है, मैच्योरिटी प्रोसेस है, एक्सपीरियंस होता है और व्यवहार में परिवर्तन करता है, यही क्या है आपका अधिगम है। ये तो हो गई आपकी अधिगम की बात। देखिए अधिगम में जो प्रश्न बनते हैं, सबसे पहले आपने एक लाइन लिखी कि मानसिक प्रक्रिया है, तो यहां से आप लोगों का प्रश्न बनता है, अच्छा प्रश्न बनता है, अधिगम होता है या अधिगम है? तो अधिगम क्या है? एक मेंटल प्रोसेस है। देखिए यहाँ पे आपको देगा क्रिया, तो क्रिया नहीं है, मानसिक क्रिया है क्या? नहीं, ये क्या है? मानसिक प्रक्रिया, यानी प्रोसेस से, प्रक्रिया चेन से गुजरना पड़ता है, इसीलिए इसको यहाँ पे लिखा मेंटल प्रोसेस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या नहीं लिखेंगे? क्रिया कभी भी नहीं लिखेंगे। यहाँ पे हमेशा अधिगम क्या होता है? एक मानसिक प्रक्रिया ही होती है। ठीक है, इसके बारे में बहुत से साइकोलॉजिस्ट हुए जिन्होंने अपने मत रखे और उनकी परिभाषा, इस परिभाषा को यदि हम पढ़ेंगे साइकोलॉजिस्ट के अनुसार, तो उन्होंने अपने अपने जो भी मत रखे उनके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्रो एंड क्रो की, यानी क्रो एंड क्रो ने किस प्रकार से अधिगम को लिखा, किस प्रकार से बताया। ठीक है, तो देखिए क्रो और क्रो थे, उन्होंने कहा कि ज्ञान, आदत और जो हमारी एटीट्यूड, अभिवृत्तियां होती है, इन सभी का संगठन ही क्या है? अधिगम है। इन सभी का संगठन क्या है? अधिगम है। तो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं कोटेशन, और कोटेशन में नंबर 1 पे क्रो एंड क्रू, क्रो एंड क्रू। ठीक है, तो क्रो एंड क्रो ने क्या कहा था? क्रो एंड क्रो ने कहा था ज्ञान, ज्ञान, आदत व अभिवृत्तियों का, अभिवृत्तियों का अर्जन ही अधिगम है। अर्जन यानी ग्रहण करना, ग्रहण करना ही अधिगम है। ठीक है, देखिए इस क्रो एंड क्रो को लिखते हैं कि क्रो ने क्या कहा? बोले कहा, क्या कहा? कहा, इतना सा याद रखें, कैसे बनता है नॉलेज। ठीक है, एच से बनता है हैबिट, और ए से बनता है एटीट्यूड। तो ये 3 लाइन मैंने याद रखी, तो आप लोग भी याद रख सकते हैं ना। क्रो ने क्या किया? बोले क्रो ने कहा। अब क्या कहा ये तो बाद में पढ़ेंगे, किसने क्या कहा? तो क्रो ने केवल यही कहा कि ज्ञान, आदत और अभिवृत्तियों का अर्जन, उनको ग्रहण करना ही क्या है? अधिगम है। तो एक साइकोलॉजिस्ट क्रो एंड क्रो के अनुसार हमारी डेफिनेशन तैयार हो गई। इसके बाद आए वुडवर्थ। कौन आए? वुडवर्थ। तो वुडवर्थ आए और वुडवर्थ ने कहा
वुडवर्थ। इनके अकॉर्डिंग अधिगम की परिभाषा थी कि एक शब्द हम लिखें कि वुडवर्थ। क्रो ने कहा कि वुडवर्थ का क्या है, नाक है। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि नई अभिवृत्तियां और नया ज्ञान ही क्या है, अधिगम है। एक बालक होता है वो कैसे ख सीखता है, पैसे फ सीखता है। ठीक है, चलता है, बोलता है, लिखता है, तो नई नई बातें अर्जन करता है, ग्रहण करता है, तो उसने क्या किया, सीखा है। और उसने क्या किया है, सीखा है। तो यही क्या है, अधिगम है। तो वुडवर्थ के अनुसार नवीन ज्ञान, और नवीन का मतलब सब जानते हैं, नया ज्ञान। नया ज्ञान और नई अभिवृत्तियों का अर्जन ही क्या है, अधिगम है। नवीन ज्ञान व नवीन अभिवृत्तियों का अर्जन, अभिवृत्तियों का अर्जन ही, या यह लिख सकते हैं नवीन अभिवृत्तियों को या लगा के या कोष्टक में लिखे, नवीन अभिवृत्तियों को ग्रहण करना ही अधिगम कहलाता है, यह अधिगम है। तो ये दो कोटेशन हो गई दोनों साइकोलॉजिस्ट के अनुसार। क्रो ने कहा, आपको भी ये पढ़ना है, क्रो ने कहा कि वुडवर्थ का हमेशा ही क्या होता है, बोले नाक होता है। वुडवर्थ का क्या होता है, नाक होता है। तो नया एटीट्यूड और नई ज्ञान यानी नॉलेज, तो यहाँ हम एन से पढ़ेंगे न्यू। ठीक है, ऐसे बन जाएगा आपका एटीट्यूड। ठीक है, और के से फिर वही आ जाएगा KNOWEDG, नॉलेज। तो ये तीन वर्ड फिर से आ गए, ये तीन वर्ड हमें याद रखने। इसके बाद आए गेट्स। इसके बाद कौन आए, गेट्स। तो क्यों नहीं गेट्स को हम अंग्रेजी में जैसे इनका नाम था वैसे ही यदि लिख दे। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा कि ये गेट ही है ना। ठीक है, तो ये गेट्स की परिभाषा हो गई। जी को छोड़ दीजिए, दो अक्षर की परिभाषा है। ई से बनता है, अभी आपको लिखवाया था एक्सपीरियंस, जब परिभाषा पढ़ी थी हमने एम पेप वाली, उसमें ई से बनता है एक्सपीरियंस और टी से बनता है ट्रेनिंग यानी प्रशिक्षण। तो अनुभव और प्रशिक्षण के माध्यम से एक बालक के व्यवहार में जो परिवर्तन होता है उसे ही क्या कहते हैं, अधिगम कहते हैं। ये कौन बताते हैं, ये गेट बताते हैं और उनके साथी बताते हैं। तो हमारे 3 नंबर की कोटेशन जो बन जाती है वो गेट्स एंड उनके साथियों के द्वारा दी गई कोटेशन होती है। उस कोटेशन को परिभाषित करें तो वो किस प्रकार से होगी, ये पढ़ लीजिए। तो यहाँ हम लिख रहे हैं गेट्स व अन्य के द्वारा, गेट्स व अन्य यानी इनके जो साथी थे और उनके द्वारा जो कोटेशन दी गई थी वो क्या थी। तो इनके नाम से ही नई कोटेशन बनी थी, तो मैंने भी गेट्स लिख दिया या गेट लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ हो गया अनुभव व प्रशिक्षण के माध्यम से अपने व्यवहार में परिवर्तन करना, अपने व्यवहार में परिवर्तन करना ही अधिगम है। अपने व्यवहार में परिवर्तन करना ही क्या है, करना ही अधिगम कहलाता है। ठीक है जी, अधिगम कहलाता है। ओके, तो देखिए 2 शब्द मैंने लिखे, अनुभव और प्रशिक्षण।
एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस, ठीक है, और एंड ट्रेनिंग, ठीक है। तो अनुभव और प्रशिक्षण के माध्यम से जो व्यवहार में परिवर्तन होता है वो क्या कहलाता है? अधिगम। ऐसा कौन मानते हैं? गेट्स और उनके साथी। नंबर 4 की बात करते हैं। नंबर 4 की यदि बात करें तो गिलफोर्ड आते हैं और गिलफोर्ड कहते हैं कि व्यवहार के कारण जो व्यवहार में परिवर्तन होता है, व्यवहार के कारण व्यवहार में जो परिवर्तन होता है वही क्या है? अधिगम है। और उसके बाद आते हैं स्किनर, और स्किनर इसमें एक छोटा सा शब्द जोड़ देते हैं कि व्यवहार में उत्तरोत्तर यानी लगातार सामंजस्य की जो स्थिति होती है वही क्या है? अधिगम। तो यहाँ पे हम दो परिभाषा पढ़ेंगे, एक तो गिलफोर्ड के अनुसार और एक स्किनर के अनुसार। मैंने लिखा गिलफोर्ड, गिलफोर्ड ये लिखा। तो गिलफोर्ड ने क्या कहा? व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन दिया। ये परिभाषा पूछी जाती है अधिगम की। व्यवहार में या व्यवहार के कारण, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन, परिवर्तन ही क्या है? अधिगम है। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन क्या है? अधिगम। ऐसा कौन मानते हैं? गिलफोर्ड। अब भैया हमारे पास बड़ी दिक्कत आती है। नंबर 5 पे पढ़ते हैं स्किनर, स्किनर। तो देखिए ये जो नर है, एक व्यक्ति जो होता है वो कंटिन्यू व्यवहार में परिवर्तन करता है, उत्तरोत्तर यानी लगातार, लगातार व्यवहार में परिवर्तन ही क्या है? अधिगम। तो ऐसा कौन मानते हैं? इसकी नर। तो याद रखना है इस नर से कि उत्तरोत्तर यानी लगातार व्यवहार में परिवर्तन ही क्या है? अधिगम है। तो यहाँ इसकी नर लिखते हैं व्यवहार में, व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य, सामंजस्य की अधिगम है। तो यहाँ हमारे पास छोटी सी दिक्कत ये होती है कि गिलफोर्ड ने भी व्यवहार में, तो गिलफोर्ड के पास 2 व्यवहार होते हैं और स्किनर के पास केवल 1 व्यवहार होता है। ठीक है, तो नर हमेशा क्या करता है? लगातार परिवर्तनशील होता है। तो स्किनर में देखिए नर आ रहा है, गिलफोर्ड में तो नर नहीं आ रहा। तो स्किनर में नर आ रहा है, तो उत्तरोत्तर हमें याद रखना है कि एक मानव जीवन में लगातार परिवर्तन होता रहता है और वही क्या है? अधिगम है। तो ऐसा बताते हैं कौन? स्किनर। और गिलफोर्ड बताते हैं व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन। तो दूसरी कोटेशन आपको स्वतः ही याद हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 5 साइकोलॉजिस्ट जिनकी डेफिनेशंस पूरी होती है। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे अधिगम की विशेषता। अब जो टॉपिक, नया टॉपिक आपका होगा वो है अधिगम की विशेषता। तो देखिए अधिगम की क्या क्या विशेषता है, इनके बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। तो नंबर हम 1 में पढ़े कि अधिगम कंटिन्यू प्रोसेस है, यानी लगातार होता रहता है। जब भी हम कोई नया वर्क करते हैं, कुछ नई बात हमें सीखने को मिलती है, तो हम लोगों ने क्या किया है? उसको अधिगम ही तो किया है। इसीलिए ये क्या है? एक कंटिन्यू प्रोसेस है, एक कंटिन्यू प्रोसेस है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे कि अधिगम जो होता है वो लाइफ टाइम तक चलता रहता है, निरंतर चलता रहता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करें कि अधिगम जो होता है वो यूनिवर्सल होता है, सार्वभौमिक होता है। देखिए भाई, आप लोगों को ये जो अंग्रेजी वर्ड में बोल रहा हूँ ये अच्छे से आप लोगों को सुनने हैं, क्योंकि साइकोलॉजी को यदि आप लोगों को पढ़ना है तो इंग्लिश वर्ड पे आपको कमांड बनानी होगी। यही एक जरिया है जिससे आप सीख के आगे बढ़ सकते हो। तो मैंने 3 प्रोसेस बोल दिए कि एक तो कंटिन्यू प्रक्रिया है,
एक यूनिवर्सल प्रक्रिया है और एक लाइफ टाइम यानी निरंतरता, जीवन पर्यंत तक हमें इसमें सीखने को मिलता है। इसके बाद यदि इम्पोर्टेंस बिंदु की बात की जाए तो अधिगम जो होता है वो वातावरण की उपज होती है। ठीक है, जैसा एनवायरनमेंट होगा वैसे ही सीखने को मिलेगा। इसीलिए अधिगम को क्या बताया गया है, वातावरण की उपज, एनवायरनमेंट की उपज भी इसको बताया गया है। इसके बाद हम बात करें कि अधिगम क्या है, लर्निंग क्या है। तो लर्निंग एक रिसर्च है, खोज है, नई नई बातें सीखते रहते हैं, इसीलिए ये क्या है, रिसर्च है। अब ये रिसर्च किस प्रकार से होता है भी, तो ये रिसर्च होता है एक्सपीरियंस के माध्यम से। किसके माध्यम से, एक्सपीरियंस के माध्यम से। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, और होता है इसमें अवश्य होता है कि अधिगम एक अनुभवशील प्रक्रिया भी है। ठीक है, ठीक है। इसके बाद हम बात करें नेक्स्ट वाले बिंदु की कि अधिगम जो होता है वो एक्टिव होने के पश्चात ही होता है। जब तक हम निष्क्रिय रहेंगे हम कुछ नहीं सीख सकते, कुछ भी नहीं सीख सकते। इसीलिए लिखा जाता है कि लर्निंग यदि करना है तो हमें एक्टिव रहना होगा। इसीलिए लिखा कि अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है, सक्रिय रूप से होकर इसको सीखा जा सकता है। अब यदि आप सीख रहे हो तो उसमें थोड़ा थोड़ा टाइम भी लगेगा। इसीलिए इसमें लिखा कि अधिगम एक लर्निंग प्रोसेस है, इसमें समय भी लगता है, इसमें समय भी लगता है। ठीक है। इसके बाद लास्ट वाली बात हम बात करें तो ये है कि अधिगम जब हम करेंगे तो हमारी बुद्धि में क्या होगा, बुद्धि का विकास होगा, बुद्धि में परिवर्तन होगा। तो अधिगम के माध्यम से बुद्धि में क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो ये 6-7 बिंदु इस अधिगम की क्या है, विशेषताएं हैं। बड़ी दिक्कत आती है, बोले सर 6-7 विशेषताएं इनको पढ़े तो कैसे पढ़े, भूल जाते हैं। तो इसका भी आप लोगों को शॉर्ट मेथड दिया जाएगा, कोई बात नहीं है। ठीक है, आप फिर लास्ट टाइम तक इस वीडियो को देखते रहिए, आपको अच्छा प्रोसेस मिलेगा। तो नेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं अधिगम की विशेषताएं, अधिगम की विशेषताएं। हाँ तो मित्रों, हम बात कर रहे थे अधिगम की विशेषताएं। पहला आप लोगों को बताया था कि अधिगम एक सार्वभौमिक यूनिवर्सल प्रक्रिया है। यूनिवर्सल क्या है, प्रोसेस है। तो इनके अंग्रेजी वर्जन मैंने पुस्तक में लिखा है, अधिगम जीवन पर्यंत लाइफ टाइम होता है। ठीक है, अधिगम क्या होता है, अधिगम में कंटिन्यूटी होती है। तो यहाँ कंटिन्यूटी मैंने लिखा। अधिगम किसकी उपज है, वातावरण की, एनवायरनमेंट की उपज है, ये भी हमने पढ़ा था। इसके बाद हमने कहा कि अधिगम क्या है, अनुभवों का संगठन है, एक्सपीरियंस का संगठन है। इसके बाद यदि बात की जाए तो अधिगम क्या है, एक खोज है, रिसर्च है। जब आप रिसर्च करोगे तो आपके माइंड अर्थात आपकी बुद्धि का क्या होगा, विकास होगा। विकास होगा कैसे होगा, तो सक्रिय होकर होगा। जब तक आप सक्रिय नहीं रहेंगे तो आपकी बुद्धि का विकास नहीं होगा, आप अधिगम नहीं कर सकते। जब अधिगम सक्रिय रूप से होता है तो इसमें क्या लगता है, समय लगता है। क्या लगता है, समय लगता है। और ये जितने भी परिवर्तन होते हैं ये अपेक्षाकृत क्या होते हैं, हमेशा परमानेंटली होते हैं, स्थायी हो जाते हैं, हमारे दिमाग में क्या हो जाते हैं, ये फीड हो जाती हैं। इसीलिए हम यहाँ पे ये अधिगम की कितनी विशेषताएं पढ़ चुके हैं, 10 विशेषताएं अधिगम की हम पढ़ चुके हैं। बाकी नेक्स्ट वाली क्लास में हम अध्ययन करेंगे अधिगम के जो सिद्धांत है उनके बारे में बात करें। तब तक के लिए